सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। आज हम लोग इतिहास विषय के आदर्श पाठ्य योजना को कैसे बनाया जाएगा, किस प्रकार बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होगा, इन सभी के विषय में चर्चा होगा। यह आदर्श पाठ्य योजना न सिर्फ इतिहास विषय के लिए है बल्कि अन्य विषयों के ऊपर भी यही फॉर्मेट लागू होगा। यह आदर्श पाठ्य योजना लिटरेचर विषयों के ऊपर लागू नहीं होगा। लिटरेचर विषय के केवल व्याकरण के ऊपर ही यह फॉर्मेट लागू होगा। इसलिए यह ध्यान रहे कि हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश के लिए यह आदर्श पाठ्य योजना का प्रारूप नहीं है, केवल और केवल व्याकरण के ऊपर लागू होगा। आइए हम देखते हैं इतिहास विषय के लिए आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करते हैं। हमारे आदर्श पाठ्य योजना के ऊपर ही आपका शिक्षण कार्य डिपेंड करता है। यदि आप सफलतापूर्वक आदर्श पाठ्य योजना को बना लेते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कहीं एरर नहीं है और शिक्षण कार्य आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो निसंदेह एग्जामिनर के द्वारा आपको बिना किसी शोर सिफारिश के बहुत ही शानदार नंबर दिए जाते हैं। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में कि आदर्श पाठ्य योजना हमारा किस प्रकार और कैसे होना चाहिए। ध्यान रहे, आदर्श पाठ्य योजना लिखते समय हम कॉपी के दाहिने साइड पे लिखते हैं और बाएं साइड पे आवश्यकता अनुसार हम चित्र बनाते हैं। आज हम लोग इतिहास विषय का आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने कॉपी के सबसे ऊपर हम आदर्श पाठ्य योजना लिखते हैं। ठीक उसके नीचे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं। ठीक उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखते हैं। यहाँ उसी विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपका फाइनल टीचिंग होना है, न कि जहाँ पर आप अपना अभ्यास टीचिंग कर चुके हैं, अर्थात जहाँ आप 60 या 80 लेसन पढ़ा चुके हैं उस विद्यालय को नहीं लिखना है। उसके बाद से जो स्टेप रहता है वह एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम में दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि, सूचनाएं भरी रहती हैं। यह एक टेबल है। इस टेबल को हम सामान्य प्रविष्टियां या जनरल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। दिनांक उसी दिन का भरना है जिस दिन आपका फाइनल टीचिंग होगा। एडवांस में दिनांक और विद्यालय का नाम आपको फिलअप नहीं करना है। ठीक सामान्य प्रविष्टियां के बाद से हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण में आप जैसा देख रहे हैं बाबर लिखा हुआ है। चूंकि इतिहास विषय का आदर्श पाठ्य योजना है इसलिए बाबर लिखा हुआ है। इसके बाद से हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। अब इतिहास विषय से संबंधित प्रशिक्षुओं को 4 से 5 सामान्य उद्देश्य लिख देने चाहिए। ठीक उसके बाद से जो हमारा अगला स्टेप आता है वह होता है विशिष्ट उद्देश्य को। हम विशिष्ट उद्देश्य को ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, उसी आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ 3 वर्गों में बांट दिया गया है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक इसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है शिक्षण सहायक सामग्री का। शिक्षण सहायक सामग्री में यदि आपके पास कोई सहायक सामग्री मौजूद है तब हम वहाँ उस सामग्री का नाम लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम प्रकरण बाबर पढ़ा रहे हैं तो यदि बाबर का प्रस्तावना निकालने के लिए हमें बाबर के चित्र की आवश्यकता पड़ती है तो हमें लिखते हैं कि बाबर का चित्र या बाबर के साम्राज्य विस्तार का मानचित्र। यदि आपके पास कोई सहायक सामग्री नहीं है तो वहाँ पर हम सामान्य कक्षापयोगी सामग्री को नोट करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के ठीक बाद का जो स्टेप होता है वह होता है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र एवं छात्राएं बाबर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, या आप इतिहास से संबंधित कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आपको सीधे वैसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। पूर्व ज्ञान के पश्चात ठीक जो स्टेप है वह होता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में हम 3 कॉलम क्रिएट करते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, तीसरे कॉलम में लिखते हैं छात्रावलिक छात्रा कथन। ध्यान रहे कि जब हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं तो पहले प्रश्न का जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वह दूसरे प्रश्न के पूरे वाक्य में कहीं भी इंक्लूड होता है और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर हमको प्राप्त होता है वो तीसरे प्रश्न के पूरे वाक्य में
कहीं न कहीं इंक्लूड होता है। और एक समय ऐसा आएगा कि बालक स्वयं बता देगा कि आपके द्वारा कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना है। जैसे आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है शाहजहां ने। शाहजहां किस वंश का शासक था? उत्तर है मुगल वंश का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के बारे में आप और क्या जानते हैं? यह हो गया हमारा समस्यात्मक, अर्थात आज हमको बाबर पढ़ाना है तो बच्चों ने ही बाबर के बारे में बता दिया। ठीक प्रस्तावना के बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बोलते हैं बच्चों आज हम लोग बाबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे कि जब आप शिक्षण कार्य करने जाएंगे तो श्यामपट्ट पे प्रकरण लिखकर छोड़ देंगे, और जब आप प्रस्तावना निकलवाने के पश्चात जब आप उद्देश्य कथन बोल देंगे बच्चों आज हम लोग बाबर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तब जाके श्यामपट्ट पर प्रकरण बाबर आपको लिखना होता है। एडवांस में लिखने से गलत हो जाएगा आपका, इसलिए एडवांस में नहीं लिखना चाहिए। उद्देश्य कथन के ठीक बाद का जो स्टेप होता है वह होता है प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। अर्थात प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु के ठीक ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखा जाएगा, इसमें लिखा नहीं गया है तो आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षण बिंदु के ठीक ऊपर हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में कुल 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम होता है छात्रावलिक छात्रा क्रिया का, और चौथा कॉलम होता है श्यामपट्ट कार्य का। तो आप देख रहे हैं कि श्यामपट्ट कार्य की तरफ ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो श्यामपट्ट कार्य करते समय हमको चाहिए कि जो काला चार्ट होता है उसको वहाँ काट के चस्पा कर दें और उस पर पेन से या मार्कर से, व्हाइट मार्कर से उस पर लिख दें, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कॉलम श्यामपट्ट कार्य का है। इससे एग्जामिनर भी प्रभावित होते हैं जैसा कि इसमें लिखा गया है। तो शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु वही होता है जो आपने विशिष्ट उद्देश्य में पहला शिक्षण बिंदु को नोट कराया है। जैसे बाबर का प्रारंभिक जीवन के बारे में छात्र जान सकेंगे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पहला शिक्षण बिंदु है बाबर का प्रारंभिक जीवन परिचय। ठीक शिक्षण बिंदु के बाद हम दूसरे कॉलम में आते हैं। दूसरे कॉलम में आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है विकासात्मक प्रश्न, अर्थात बाबर के जीवन परिचय से संबंधित हम 2 या 3 प्रश्नों को पूछते हैं, उसी को हम विकासात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूछा गया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र ने उत्तर दिया बाबर। दूसरा प्रश्न पूछा गया बाबर कहाँ का निवासी था? यहाँ छात्र मौन रहा। अब यह 2 प्रश्न पूछने के बाद से आप चाहें तो उनके उत्तर को श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ लिखा गया है। विकासात्मक प्रश्न के ठीक बाद का जो स्टेप है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका वाले कथन कॉलम में, उसके बाद आता है स्पष्टीकरण का कॉलम। तो स्पष्टीकरण में हम बाबर का पूरा प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों को बताते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और छात्र उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जैसा कि आप देखिए स्पष्टीकरण में बाबर भारत के मुगल साम्राज्य या वंश का संस्थापक था। इसी क्रम में स्पष्टीकरण काफ़ी लंबा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चूँकि 40 मिनट पढ़ाना है तो इसलिए आपका जो स्पष्टीकरण होना चाहिए वह 40 मिनट के लेसन प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए स्पष्टीकरण चल रहा है। जैसे ही हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा, हम बच्चों से बाबर के जीवन परिचय से संबंधित जो स्पष्टीकरण दिए हैं उसमें हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्पष्टीकरण में पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न यहाँ 3-4 पूछ लिया गया है। जैसे बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसमें उत्तर लिखा हुआ है। छात्रों ने उत्तर दिया कि 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। उसी तरह से बाबर का पूरा नाम क्या है, पृथ्वंश की ओर से बाबर किसका वंशज था। तो इस तरह से करके बोधात्मक प्रश्न में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को श्यामपट्ट वाले कॉलम में अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक इसके बाद से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। आप दूसरा शिक्षण बिंदु देख रहे होंगे कि बाबर का भारत पर आक्रमण और उसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी विकासात्मक प्रश्न को हम पूछते हैं।
विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद से हम फिर स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण में अपने शिक्षण बिंदु से रिलेटेड हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रसंग में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम श्यामपट्ट वाले कॉलम में नोट कर देते हैं। जैसे ही इस शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण समाप्त होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं स्पष्टीकरण खत्म होता जा रहा है। देखिए जैसे ही स्पष्टीकरण समाप्त हुआ, ठीक इसके बाद से बोध प्रश्न आ गया। बोध प्रश्न पुनः हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु से रिलेटेड जो स्पष्टीकरण दिए हैं उसमें हम बोध प्रश्न को पूछते हैं। यहाँ भी देखिए 3 बोध प्रश्न पूछा गया है। बोध प्रश्न के उत्तर को यदि छात्र ने सही सही बताया है तो उसको हम पुनर्वलन के रूप में श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, जिसे हम अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु जो हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है, उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है। जैसे हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है बाबर का चरित्र एवं उसकी आत्मकथा, तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है। विकासात्मक प्रश्न के उत्तर को छात्रों ने दिया, कुछ छात्रों ने नहीं दिया। फिर हम इसी शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो बाबर का चरित्र एवं उसकी आत्मकथा के बारे में हम अपना स्पष्टीकरण देंगे, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण के दौरान जो भी महत्वपूर्ण अंश हैं उसको जैसा कि आप देख रहे हैं श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर लास्ट में हम बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न पूछने के बाद हमारा शिक्षण बिंदु यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने 3 शिक्षण बिंदु को सेलेक्ट किया था। 3 शिक्षण बिंदु यहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद से जो अगला स्टेप आता है वह आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हम 3 तरह के कॉलम क्रिएट करते हैं। पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है छात्राध्यापक कथन और तीसरा होता है श्यामपट्ट सारांश का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक दिखाया गया है ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पर आपने जो 3 स्पष्टीकरण दिया है अर्थात जो 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाया है, उन्हीं 3 शिक्षण बिंदुओं में से 4 या 5 प्रश्न को हम पूछ लेते हैं बच्चों से और उसी प्रश्न को हम उत्तर श्यामपट्ट पर पूरा उत्तर लिख देते हैं, जो अध्यापक द्वारा लिखा गया श्यामपट्ट सारांश हो जाता है। श्यामपट्ट सारांश के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वह स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने जो पढ़ाया है 3 शिक्षण बिंदु या 4 शिक्षण बिंदु और उसका जो स्पष्टीकरण दिया है, उसी में से हम 4 या 5 प्रश्न पूछ लेते हैं और 4 या 5 प्रश्न को जो पूछते हैं वह पुनरावृत्ति प्रश्न कहलाता है। ध्यान रहे कि एक ही प्रश्न को बार बार नहीं पूछना होता है, एक ही प्रश्न को रिपीट करने से आपको बचना चाहिए। ठीक पुनरावृत्ति के बाद का जो स्टेप होता है वह स्टेप होता है निरीक्षण कार्य का। निरीक्षण कार्य में हम क्या लिखते हैं, यहाँ जैसा कि लिखा गया है, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में या छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे और उन्हें लिखने के लिए भी आदेशित करते हैं। निरीक्षण कार्य के बाद से ठीक हमारा जो अगला स्टेप आता है वह है गृह कार्य का। अब जो हमने पाठ पढ़ाया है यानी कि जो प्रकरण पढ़ाया है, जितने भी हमने शिक्षण बिंदु लिए हैं, उस शिक्षण बिंदुओं में से हम 4 या 5 गृह कार्य बच्चों को दे देते हैं। जैसा कि इसमें गृह कार्य में कुल 5 प्रश्नों को दिया गया है, जैसे कि बाबर का पूरा नाम क्या था, पृथ्वंश की ओर से बाबर किस वंश का शासक था, वंशज था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बाबर मातृवंश की ओर से किसका वंशज था। ऐसे करके गृह कार्य में आप देख रहे हैं कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी गृह कार्य में आप 5 ही प्रश्न पूछें, आप चाहें तो 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 1 लाइनर ना देके लघुत्तरी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, दीर्घोत्तरी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहते हैं। और यहीं पे आपको स्पष्ट कर दें कि यह इतिहास का आदर्श पाठ्य योजना न सिर्फ इतिहास विषय के लिए है, यह हिंदी विषय को छोड़कर या लिटरेचर विषय को छोड़कर
यह आदर्श पाठ्य योजना इसी फॉर्मेट पर सभी विषयों पर लागू हो सकता है। यह केवल इंडिविजुअल इतिहास के लिए नहीं है, यह नागरिक शास्त्र या ज्योग्राफी या अन्य विषय के लिए या साइंस के लिए भी लागू है, हिंदी विषयों के लिए लागू नहीं है। हिंदी विषय में केवल यह व्याकरण के ऊपर यह फॉर्मेट लागू होगा, बाकी गद्य और पद्य के ऊपर लागू नहीं होगा। यदि आपको कोई भी प्रसंग इसमें समझ में न आया हो तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप अपना क्लियर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए, शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद एवं नमस्कार।